लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल कवर किया था। एक प्रोग्राम बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें किस तरीके से हम इनपुट ले सकते हैं एक ही स्कैनफ फंक्शन के थ्रू, वो बताया था और साथ-साथ में हम प्रिंटफ के अंदर ही एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, वो वाला पार्ट भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे हम मेन वर्ड को काम में लेते हैं, सीएलआर, एससीआर, गेट सीएच, प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सारी बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। तो उन्हीं बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जिस तरीके से मैंने आप लोगों को एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम क्रिएट करना बताया था, उसी तरीके से आपको ये पाँचों क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। वन बाय वन मैं रीड करके बता रही हूँ कि क्या है। पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ें तो इम्प्लीमेंट कर ही ली है, तो आपको क्या करना है, इन प्रोग्राम्स को सॉल्व करना है। फिर ये क्वेश्चन लिख के बाकायदा जो कोड आपने लिखा है, आपने जो फाइल बनाई होगी .c एक्सटेंशन की, उस कोड को आपको अपने असाइनमेंट रजिस्टर के अंदर लिखना है और साथ-साथ में जो आउटपुट आएगा, वो भी लिखना है। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को फ्लो चार्ट्स के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आपको कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहला प्रोग्राम उसी का ही है। यहाँ पे आपको बेस और हाइट का इनपुट लेना होगा यूज़र से और उसके हिसाब से फिर आपको एरिया कैलकुलेट करवा के डिस्प्ले करवाना है, ठीक है? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप यू हैव टू फाइंड द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अब इसका भी फ्लो चार्ट तो हमने पहले ही क्रिएट कर लिया है, तो आपको क्या करना है, यूज़र से रेडियस का इनपुट लेना है और उसके बाद एरिया और सर्कमफ्रेंस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास में एरिया और सर्कमफ्रेंस है, यहाँ पे हमारे पास में पाई एज़ अ वैल्यू काम में ली जाती है। तो अगर आप चाहो तो आप 22 को 7 से डिवाइड करके वो वाला पार्ट भी ले सकते हो या फिर डायरेक्टली 3.14 एज़ अ वैल्यू भी आप ले सकते हो। अब यहाँ पे जो हमारा एरिया कैलकुलेट होगा, क्योंकि उसपे किसी तरीके का फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू प्रेज़ेंट है, यानी कि 3.14 प्रेज़ेंट है। तो आपको क्या करना है, जो ये एरिया वेरिएबल हैं, आपको इनको भी फ्लोट टाइप का वेरिएबल ही क्रिएट करना है, ठीक है? फ्लोट टाइप का कैलकुलेशन हम लोग करवाएँगे, मिक्स वैल्यूज़ हैं, इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोटिंग भी हो सकती है। तो आप जो एरिया वेरिएबल बनाओगे, उसे आप फ्लोटिंग टाइप का ही क्रिएट करना। दैट इज़ द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपको यूज़र से इनपुट लेना है टेम्परेचर का, जो कि फ़ारेनहाइट के अंदर होगा और आपको सेल्सियस के अंदर उसे डिस्प्ले करवाना है। ये वाला फ्लो चार्ट भी मैंने आप लोगों को बनवा दिया था पहले ही। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि रुपीज़ में आपको यूज़र से इनपुट लेना है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिर टाइम दैट इज़ ड्यूरेशन इन इयर्स। इन तीनों चीज़ों का यूज़र से इनपुट लेना है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करवा के आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। अब ये 4 क्वेश्चन का जो बेसिक लॉजिक है वो तो आप सब लोगों को पता ही है, बिकॉज़ रिक्वायरमेंट एनालिसिस और फ्लो चार्ट में ये चारों क्वेश्चंस हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिए थे। तो बस आपको अब प्रोग्राम लिखना है और उसका आउटपुट लिखना है। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन जो आई थिंक आपकी क्वेश्चन बैंक के अंदर भी दिया हुआ है। आई होप जो आपको बुक सेट मिला होगा उसके अंदर एक क्यू बैंक करके व्हाइट कलर की आपको बुकलेट मिली होगी, जो कंप्लीट क्वेश्चंस है, अलग-अलग जो सब्जेक्ट्स हैं आपके फर्स्ट ईयर के अंदर, उससे रिलेटेड कई तरीके के क्वेश्चंस उसमें प्रेज़ेंट हैं। उसी में जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज़ है, उसमें ये क्वेश्चन अवेलेबल है। आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे 4 वेरिएबल्स की बेसिकली रिक्वायरमेंट है, ए, बी, सी एंड डी। अब यहाँ पे आपको यूज़र से इनपुट लेना है ए, बी और सी वेरिएबल के अंदर। जो भी यूज़र ने तीनों वैल्यू का इनपुट लिया है, उसकी हेल्प से आपको यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करना है और इस डी की वैल्यू कैलकुलेट करवानी है। सपोज़ यहाँ पे ए में 1 दिया है, बी में 2 दिया है, सी में 3 दिया है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है और डी की वैल्यू कैलकुलेट करके आपको डिस्प्ले करवानी है। और ये पाँचों क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट रजिस्टर में भी करने हैं। सर ने पहले इंस्ट्रक्शंस दिए थे 150 पेजेस का असाइनमेंट रजिस्टर आपका बनेगा, तो उसमें ही ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अब आपको करना कैसे होगा? सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन लिखना है, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने जो भी कोड लिखा है, कोड हमारा स्टार्ट होता है हैश इंक्लूड एसटीडीआईओ से और जो प्रोग्राम का लास्ट स्टेटमेंट होता है दैट इज़ क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। अब आपने जो भी कोड लिखा है, जिस भी तरीके से प्रोग्राम को सॉल्व सॉल्व किया है, वो पूरा कोड आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आउटपुट भी लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का जो आउटपुट है वो मेंशन किया है।
हमें 2 इनपुट की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे मैंने 2 इनपुट ले लिए। एंटर बेस इन सेंटीमीटर, यूजर ने इनपुट किया 5, एंटर हाइट इन सेंटीमीटर, यूजर ने इनपुट किया 7। अब इसके बेसिस पे हम कैलकुलेशंस करेंगे, हाफ इंटू 5 इंटू 7, तो यहाँ पे हमारे पास में जो आंसर आएगा दैट विल बी 17.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो आपका आउटपुट आएगा स्क्रीन पे, आपने जो भी मैसेज दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इस तरीके का आउटपुट भी लिखना है अपने असाइनमेंट रजिस्टर के अंदर। सो दीज आर द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम्स जो आपको सॉल्व करने हैं। अब किसी भी क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग वो पूछ लो। डेटा टाइप्स के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं उससे पहले हमें कहाँ पे इन्हें काम में लिया जाता है उसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए, जब भी हम किसी भी फॉर्मूले की बात करते हैं, किसी भी तरीके की कैलकुलेशन अगर हमें करवानी होती है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे कहा राइट एंगल ट्राइंगल का आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो इस कैलकुलेशन के लिए हमें किसी ना किसी तरीके की फॉर्मूले की तो रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के टर्म में तो हम वहाँ पे फॉर्मूला कहते हैं, लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो फॉर्मूलाज को एक्सप्रेशन कह के रेफर किया जाता है। तो जितने भी फॉर्मूलाज अभी तक आपने काम में लिए हैं, अगर सी के टर्म्स में हमें उन्हें कहना हो तो यहाँ पे एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है, टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है। जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उन्हें एक्सप्रेशन कहा जाता है। अब ये एक्सप्रेशन किससे मिलकर बना होता है? ये एक्सप्रेशन बना होता है दो चीजों से। पहला तो है ऑपरेटर और सेकंड है ऑपरेंड्स। अब ये दोनों चीजें होती क्या है? अगर हम यहाँ पे ऑपरेटर की बात करते हैं तो ऑपरेटर इज सिंपली अ कैरेक्टर, या फिर हम इसे किसी तरीके का सिंबल भी कह सकते हैं जो किसी ना किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए काम में लिया जाता है। अब एक्शन का सिंपली मतलब क्या होता है? कुछ काम करवाना, कुछ प्रोसेस करवाना। तो किस टाइप की प्रोसेस करवानी है या क्या काम हमें करवाना है वो हम बताते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंबल, और वो सिंबल कहलाता है ऑपरेटर। सेकंड जो एक्सप्रेशन का पार्ट है दैट इज ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स सिंपली वैल्यूज होती हैं, वो वैल्यूज जिन पे हमें प्रोसेसिंग करवानी होती है, वो वैल्यूज जिन पे हमें कैलकुलेशन करवानी होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो वैल्यूज जिन पे ऑपरेटर्स एक्शन परफॉर्म करते हैं वो वैल्यूज कहलाती हैं ऑपरेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिखा है। नाउ इट इज नॉट अ फॉर्मूला, इट इज एन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो हमारी एक्सप्रेशन है उसमें मैंने लिखा है 2+3। अब यहाँ पे हमें करवाना क्या है? इस स्टेटमेंट से हम क्या पता लगा सकते हैं? दो नंबर्स है हमारे पास में 2 और 3, और हम उन पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। दो नंबर्स का सम हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें करवाना क्या है? हमें क्या काम करवाना है, हमें क्या प्रोसेस करवानी है, क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है, उसके लिए जो सिंबल हमने काम में लिया है दैट इज ऑपरेटर। यानी कि जो प्लस सिंबल होता है इट इज अ टाइप ऑफ अ ऑपरेटर। अब ये प्लस कर क्या रहा है? इन दोनों वैल्यूज को यूज कर रहा है एक रिजल्ट जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे जिन वैल्यूज पे ऑपरेटर काम करता है वो कहलाते हैं ऑपरेंड्स। तो जो हमारी एक कंप्लीट एक्सप्रेशन होती है वो ऑपरेंड्स और ऑपरेटर से मिलके बनी होती हैं। तो 2 and 3 आर द ऑपरेंड्स एंड प्लस इज द ऑपरेटर। अब यहाँ पे तो मैंने बहुत ही सिंपल सा एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिखा है। हो सकता है कि हमारे पास में कभी बहुत बड़ी एक्सप्रेशन हो जाए, बहुत बड़ी हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो कई तरीके के हम वहाँ पे ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स काम में ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर हमने किसी एक्सप्रेशन को लिखा है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही ऑपरेटर होगा या एक ही हमारे पास में ऑपरेंड होगा। मल्टीपल ऑपरेटर्स और मल्टीपल ऑपरेंड्स वहाँ पे हो सकते हैं। अब किसी भी एक्सप्रेशन को जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे होता क्या है? सबसे पहले हमारी जो ये एक्सप्रेशन होती है, ये एक्सप्रेशन सबसे पहले सॉल्व होती है और एक वैल्यू जनरेट करती है, मतलब एक रिजल्ट जनरेट करती है। और जो भी रिजल्ट जनरेट होता है या तो हम उसे डायरेक्टली प्रिंटफ के थ्रू प्रिंट करवाते हैं या फिर हम उस रिजल्ट को किसी वेरिएबल के अंदर
स्टोर करवाते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखी है 2 + 3 - 4, तो 2 + 3 क्या होता है 5, और 5 में से अगर 4 को माइनस करूं तो आएगा मेरे पास में आंसर 1। तो यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने एक यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी है, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें यहाँ पे मैंने एक से ज्यादा ऑपरेटर्स को काम में लिया है। तो एक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास में मल्टीपल ऑपरेटर्स और मल्टीपल ऑपरेंड्स हो सकते हैं। अब उसके बेसिस पे हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करी और एक रिजल्ट जनरेट किया। जो ये एक रिजल्ट हमने जनरेट किया है, ये जाके स्टोर होता है हमारे वेरिएबल के अंदर। अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू और एक्सप्रेशन लिखी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी वेरिएबल के अंदर एक्सप्रेशन को स्टोर करवा रहे हैं। किसी भी वेरिएबल के अंदर हम कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन को स्टोर नहीं करवा सकते इन सी लैंग्वेज। अगर हमने एक्सप्रेशन लिखा है तो उसका एक रिजल्ट जनरेट होगा, यानी कि एक सिंगल वैल्यू प्रोड्यूस की जाएगी, और वो सिंगल वैल्यू जाके स्टोर होती है हमारे एक वेरिएबल के अंदर, या फिर वो डिस्प्ले होती है हमारी स्क्रीन पर एज अ आउटपुट, अगर हम डायरेक्टली इसे प्रिंटफ के अंदर लिख देते हैं तो। तो ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स बेसिकली अलग अलग तरीके के सिंबल्स होते हैं जिनको यूज करके हम अलग अलग तरीके की वैल्यूज पे अलग अलग तरीके के एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो वैल्यूज आर नोन एज ऑपरेंड्स, और ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स को यूज करके हम बनाते हैं एक एक्सप्रेशन। दैट वाज द वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑपरेटर्स टॉपिक। किसी भी पॉइंट में या मैंने जो भी कहा है आपको उसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है? All right. Since सबको basic part clear है, wait just a minute. Sorry for the disturbance, guys. Yes, let's continue. All right. अब यहाँ पे ऑपरेटर्स करते क्या हैं? All right. Now, moving on to the next part. हर लैंग्वेज में जो ऑपरेटर्स हैं हमारे वो थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बेसिक जो ऑपरेटर्स हैं वो सेम ही रहते हैं, चाहे हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें। तो अगर स्पेसिफिकली मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करती हूँ, तो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स है उन्हें अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो ऑपरेटर्स का डिवीजन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। अब ऑपरेंड्स क्या है? वैल्यूज, यानी कि हम जितनी वैल्यूज काम में लेंगे, किसी भी तरीके के ऑपरेटर को काम में लेके हम कुछ काम करवाएंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन हमने कितनी वैल्यूज को काम में लिया है, कितने ऑपरेंड्स को काम में लिया है, उसके हिसाब से यहाँ पे ऑपरेटर्स को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे टर्म है हमारे पास में, दैट इज यूनरी। अब यहाँ पे यूनरी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके की कैलकुलेशन करवाई है, कुछ इस तरीके का हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड काम में आ रहा है, यानी कि एक ही वैल्यू को यूज करके हमने कैलकुलेशन की है। सेकेंड जो टर्म है हमारे पास में, दैट इज बाइनरी। अब जहां पे भी बाइनरी हो आपको समझ जाना है कि दो वैल्यूज की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे किसी भी तरीके की कैलकुलेशन करवाई है जहां पे दो ऑपरेंड्स यानी कि दो वैल्यूज को यूज किया गया है, तो वहां पे वो कहलाएगा हमारा बाइनरी ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी लिखा था 2 + 3, तो 2 एक वैल्यू है और 3 भी एक वैल्यू है। तो दो वैल्यूज को यूज करके मैंने जब प्लस ऑपरेटर को काम में लिया और एडिशन करवाया, तो यहाँ पे प्लस किस टाइप का ऑपरेटर हो जाएगा? बाइनरी टाइप का ऑपरेटर हो जाएगा। ऐसा ऑपरेटर जिन्हें कैलकुलेशन करने के लिए दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, दो वैल्यूज की जरूरत होती है, वो बाइनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। सेम गोज फॉर
द नेक्स्ट टर्म दैट इज टर्नरी। जब भी किसी भी तरीके की कैलकुलेशन करने के लिए हमें 3 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, यानी कि 3 वैल्यूज की जरूरत होती है, तो वो कहलाते हैं हमारे टर्नरी ऑपरेटर। अगर एक वैल्यू है तो यूनरी, अगर 2 वैल्यू है तो बाइनरी, और अगर 3 वैल्यू है तो टर्नरी। और इसके अलावा अगर हम कुछ भी काम में लेते हैं तो फिर वो क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ ऑपरेटर्स कहलाता है हमारा। तो उसके लिए स्पेसिफिकली एज सच कोई टर्म यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ 3 ही टर्म काम में लेते हैं, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स जो आपने काम में लिए। अब यहाँ पे सेकंड जो डिवीजन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी का मतलब है कि हम किस तरीके का काम करवाना चाहते हैं, हमें प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, या हमें कुछ और तरीके का काम करवाना है। तो जिस तरीके का काम हमें करवाना है, जिस तरीके की कैलकुलेशन हमें करवानी है, यानी कि जिस तरीके की फंक्शनैलिटी हमें एग्जीक्यूट करवानी है, उसके बेसिस पर सी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स को 8 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, असाइनमेंट, बिटवाइज, कंडीशनल एंड स्पेशल ऑपरेटर्स। वन बाय वन हम इन सारी कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई है उसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन? सबको क्लियर है दोनों कैटेगरीज? सबसे पहले जो ऑपरेटर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का सिंपली मतलब इतना सा है कि हमें किसी ना किसी तरीके का मैथमेटिकल ऑपरेशन वैल्यूज पे परफॉर्म करवाना है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? प्लस, किसी भी तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करवाने हो तो वहां पे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की हेल्प लेते हैं। अब ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है इनके अंदर अलग अलग तरीके के ऑपरेटर्स प्रेजेंट है। अब वो कौन कौन से होते हैं? मेजरली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर ऑफ 6 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे हमारे पास में सिंबल है दैट इज माइनस सिंबल। अब ये जो माइनस सिंबल है ये कहलाता है नेगेशन। अब यहाँ पे नेगेशन का मतलब क्या है? किसी भी नंबर को, जो भी नंबर हमने मेंशन किया है, उस नंबर का साइन ये चेंज करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है 5। इस 5 के आगे अगर मैं यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा दूं तो अब ये कहलाएगा -5। तो किसी भी नंबर का जब हम साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव बना देते हैं या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव बना देते हैं, तो उसके लिए जो सिंबल काम में लिया जाता है दैट इज नेगेशन। काम कैसे करता है ये हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको इनका मतलब एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला तो है हमारे पास में नेगेशन, किसी भी वैल्यू का साइन चेंज करने के लिए। उसके बाद प्लस माइनस से तो आप लोग फेमिलियर ही हो, कोई भी दो वैल्यूज को अगर हमें सम करना हो तो हम प्लस काम में लेते हैं, किसी भी दो या दो से ज्यादा वैल्यू को हमें सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम माइनस सिंबल वहां पे काम में लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास में है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जो सिंबल काम में लिया जाता है दैट इज एस्ट्रिक सिंबल। तो अब जब आप यहाँ पे असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करोगे, तो हाफ मल्टीप्लाई के लिए हमें एस्ट्रिक सिंबल काम में लेना है, फिर बेस आएगा, फिर मल्टीप्लाई यानी कि फिर से एस्ट्रिक सिंबल, और फिर हाइट। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए वी ऑलवेज यूज एस्ट्रिक सिंबल। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारे पास में ऑपरेटर है दैट इज डिविजन ऑपरेटर, फॉरवर्ड स्लैश। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि ये कहलाता है हमारा बैकवर्ड स्लैश और ये कहलाता है हमारा फॉरवर्ड स्लैश। तो यहाँ पे अगर आपने इस तरीके का सिंबल लिख दिया है तो डिवीजन नहीं होगा, डिवीजन सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश की हेल्प से ही होता है। तो दोनों स्लैश यहाँ पे अलग अलग हैं, इन चीजों को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो डिवीजन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हम इस फॉरवर्ड स्लैश को काम में लेते हैं जो कहलाता है हमारा डिवीजन ऑपरेटर। लास्ट जो ऑपरेटर है अरिथमेटिक के अंदर दैट इज परसेंटेज सिंबल। अब ये परसेंटेज सिंबल जो है वो कहलाता है मॉड्यूलस ऑपरेटर।
इसका काम क्या है? देखिए, जब भी हम किन्हीं दो नंबर्स पे डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 10 को डिवाइड कर रही हूँ 5 से, तो हमारे पास में यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा क्वोशंट। जब 10 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट हमारे पास में रिटर्न होता है, यानी कि 2। तो अगर मैं डिवीजन सिंबल को काम में लूंगी तो क्वोशंट रिटर्न होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे क्वोशंट नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि जब मैंने डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो मेरे पास में रिमाइंडर क्या आया है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आता है मेरे पास में? 0। तो अगर हमें किसी भी डिवीजन ऑपरेशन का रिमाइंडर चाहिए होता है तो उस रिमाइंडर के लिए हम काम में लेते हैं परसेंटेज सिंबल, यानी कि मॉड्यूलस ऑपरेटर। सारे ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं ये हम वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेसिक डिस्क्रिप्शन में इन केस किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए, बाकी एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा हाउ दे वर्क। अब यहाँ पे आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, हो सकता है कुछ लोगों ने नोटिस किया, हो सकता है कुछ लोगों ने नोटिस नहीं किया। देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास में नेगेशन है उसका सिंबल भी माइनस है, और जो सब्ट्रैक्शन है उसका सिंबल भी माइनस है। तो अब जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, लिंक करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो कैलकुलेशन कैसे होगा? सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, या जो नंबर हमने लिखे हैं उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये कैसे पता पड़ेगा? कैसे कंपाइलर आइडेंटिफाई करेगा कि उसे किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, किस तरीके का टास्क करवाना है? तो यहाँ पे कंपाइलर जो है वो डिसाइड करता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वैल्यूज जो आपने पास की है। अगर आपने एक्सप्रेशन के अंदर लिख दिया है -5, यानी कि आपने सिर्फ एक ही वैल्यू लिखी है। जब हम एक ही वैल्यू लिखते हैं और उसके आगे हम माइनस का सिंबल मेंशन करते हैं तो ये कहलाएगा हमारा नेगेशन ऑपरेशन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दो वैल्यूज पास करूं और फिर मैं इस माइनस सिंबल को काम में लूं तो ये कहलाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन। तो कंपाइलर ये चेक करता है कि आपने एक्सप्रेशन के अंदर कितनी वैल्यू लिखी है। अगर एक वैल्यू लिखी होती है तो वो नेगेशन की तरह काम करेगा, अगर दो वैल्यू लिखी होती है तो वो सब्ट्रैक्शन की तरह काम करता है। ये तो हुआ पहला डिफरेंस इन दोनों के बीच में, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से ये काम करते हैं। और मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, इफ वन ऑपरेंड इज प्रेजेंट देन नेगेशन, इफ टू ऑपरेंड्स आर प्रेजेंट देन सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे मैंने एक ही ऑपरेटर काम में लिया, 5 - 3 या फिर -5। अगर मैंने कुछ ऐसा एग्जाम्पल मेंशन किया है जहां पे मैंने बहुत सारे ऑपरेटर्स लिख रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, 24 + 5 × 4। तो अब यहाँ पे हो सकता है आप लोगों में से कुछ मैथ्स डिपार्टमेंट के नहीं हो तो उन्हें नहीं पता है कि चीजें कैसे सॉल्व होती है, या एक्सप्रेशन सॉल्व करना आपको नहीं आता है। मान लीजिए हमें कुछ भी नहीं आता है एक्सप्रेशन सॉल्व करना, तो हम क्या करेंगे? हो सकता है कुछ लोग हैं जो ये कहेंगे कि पहले हम प्लस करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले प्लस कर दिया, 24 + 5 29 होता है, और 29 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 116 आता है। यही आता है हमारे पास में आउटपुट। लेकिन हो सकता है कि आप में से आधे लोग ऐसा कहें कि नहीं, प्लस को क्यों करेंगे पहले, पहले तो हम मल्टीप्लाई करें। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 20। अब जो 20 आंसर आया है उसमें 24 को प्लस कर दिया, तो वो बन गया कितना? 44। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन एक लिखा है और आंसर 2 आए हैं। ये तो बहुत ही अजीबो-गरीब सी बात हो गई। मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 × 3 लिखूं या 3 × 2 लिखूं, दोनों का आंसर 6 ही आता है। ऐसा थोड़ी एक का 6 है और एक का 16 आ रहा है, दोनों का आंसर सेम ही आता है। तो एक एक्सप्रेशन जो हमने लिखी है इसका आंसर भी तो एक ही आना चाहिए, ये दो अलग-अलग आंसर कैसे आ गए? ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो जब भी हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोई एक्सप्रेशन मेंशन करते हैं तो उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो किया जाता है, और वो ऑर्डर कहलाता है प्रीसीडेंस ऑर्डर, या फिर हम उसे प्रायोरिटी भी कहते हैं। मतलब क्या है मेरा? देखिए, आप में से आई थिंक जो मैथ्स डिपार्टमेंट के हैं उन्होंने बॉडमास टर्म को पढ़ा होगा, या फिर हो सकता है 9th-10th में भी आपने बॉडमास को पढ़ा होगा। बॉडमास का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, यानी कि पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस या फिर स्क्वायर ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑर्डर,
ऑर्डर का मतलब जो एक्सपोनेंशियल में है, रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3, 4 रेज टू द पावर 1, इस तरीके से। डी का मतलब होता है डिविजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो ये ऑर्डर लिखा गया है बॉडमास का, यही ऑर्डर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी फॉलो करती हैं। यानी कि अगर एक्सप्रेशन के अंदर मैंने पैरेंथेसिस मेंशन किए हैं, तो सबसे पहले पैरेंथेसिस वाला पार्ट सॉल्व होगा, उसके बाद यहाँ पे रेज टू द पावर वाला पार्ट सॉल्व होगा, उसके बाद डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होंगे, और उसके बाद एडिशन सॉल्व होगा, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का ऑर्डर है ये। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो हम ऑर्डर फॉलो करते हैं, दैट इज नोन एज प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस ऑर्डर। तो अगर मैं यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करती हूँ, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो प्रेसिडेंस फॉलो करते हैं, यानी कि किस ऑर्डर में कौन सा पार्ट पहले सॉल्व होगा और कौन सा पार्ट बाद में सॉल्व होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे निगेशन सॉल्व होता है, यानी कि किसी भी वैल्यू के आगे अगर मैं यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने -5 लिख दिया इससे पहले, तो पहले होगा क्या, इस 5 का साइन चेंज होगा, यानी कि जो प्लस में 5 था वो अब नेगेटिव में 5 बन जाएगा। तो सबसे पहले निगेशन यहाँ पे सॉल्व होगा। उस निगेशन के बाद अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिविजन या फिर मॉड्यूलस ऑपरेटर हमारी एक्सप्रेशन के अंदर लिखा है, तो फिर ये वाला पार्ट सॉल्व होगा। यानी कि अब होगा क्या, यहाँ पे पहले 5 मल्टीप्लाई बाय 4 सॉल्व होगा। क्यों सॉल्व होगा? क्योंकि यहाँ पे रूल ये है कि पहले निगेशन सॉल्व होता है, फिर ये वाला पार्ट सॉल्व होता है। तो पहले हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका आंसर 20 आएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें प्लस माइनस वाली चीजों को सॉल्व करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आउटपुट आया उससे 24 से ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 44 आएगा। यानी कि ये वाला जो हमारा मेथड है, ये करेक्ट मेथड है, दिस इज रॉन्ग, ये आउटपुट हमारा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए एक प्रीसीडेंस ऑर्डर बना दिया गया है कि पहले कौन सा पार्ट सॉल्व होगा, फिर कौन सा पार्ट सॉल्व होगा और फिर कौन सा पार्ट सॉल्व होगा। तो ये कहलाता है प्रीसीडेंस ऑर्डर या फिर प्रायोरिटी। नाउ questions on this?